Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today we are starting with a new topic that is matrimonial remedies. Matrimonial remedies का मतलब क्या है? अब तक हम लोग शादी की बात कर चुके हैं, ठीक है। अब शादी तो हो गई, शादी में डिस्प्यूट्स इश्यूज अराइज होना एक नॉर्मल सी बात है, इट्स अ कॉमन थिंग टू डू, राइट। दो लोग आपस में शादी करते हैं, वेदर दे कुड बी कंपैटिबल और नॉट। आप लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज करिए, इर्रिस्पेक्टिव वट एवर द काइंड ऑफ मैरिज यू आर डूइंग, जब आप शादी करते हैं, व्हेन द टू पीपल स्टार्ट लिविंग टुगेदर, दे समवेयर और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे माइट फेस issues or disputes, right? Some disputes are resolved, लाइक कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो आप नॉर्मली रिजॉल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ कुछ कपल्स में ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर आप उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, या आप ऐसी स्टेज पर हो जाते हैं जहाँ पर आप दूसरे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते या नहीं रह सकते, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उस पर्सन से अलग जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ के रिगार्डिंग हमारे पास जो सेक्शंस दिए गए हैं, हमारे पास जो रेमेडीज़ दी गई हैं, एक तो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दूसरी है जुडिशियल सेपरेशन एंड तीसरी है डाइवोर्स, राइट। ये जो मेन रेमेडीज़ हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं, देखिए डाइवोर्स इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। क्यों हम लोगों ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करी, जुडिशियल सेपरेशन की बात करी, फिर हम लोगों ने डाइवोर्स की, क्यों हम लोगों ने सीधे डाइवोर्स की का कॉन्सेप्ट क्यों ला दिया? क्योंकि हमारा हिंदू लॉ मैरिज को एक सेक्रेमेंट मानता है, राइट। एक पवित्र रिश्ता है जिसको कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि साथ में जो लोग शादी कर रहे हैं, हर वो मुमकिन कोशिश की जाए कि उस रिश्ते को निभाया जाए, राइट। पहले के ज़माने में तो ये अलग होने जैसा सिस्टम तो था ही नहीं। अगर जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी आपकी नहीं भी बनती है, द पीपल स्टिल लिव टुगेदर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं तो एज अ कंपेनियन की तरह रहना शुरू कर देते हैं, तो लेकिन रहते थे, बाहर अलग होने जैसा सिस्टम नहीं था, ठीक है। लेकिन अलग होने के लिए फिर आया क्यों? जब लोग रहते ही थे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है कोडिफिकेशन की, जहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिया गया कि इफ़ यू डोंट वांट टू लिव टुगेदर डोंट डू इट, ठीक है। तो क्यों हमें ऑप्शंस दिए गए? इसलिए ऑप्शंस दिए गए क्योंकि जब आप एक जगह पर नहीं रहना चाहते हैं, इट माइट अफेक्ट योर मेंटल स्टेटस और फिज़िकल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, यानी कि आप मेंटली और फिज़िकली जो हैं अफेक्ट करने लगता है जब आप ऐसे रिश्ते में रहने के लिए मजबूर हो जाएं, आप नहीं रहना चाहते। जब आपके पास, तो ऐसे में लोग रिजॉर्ट कर लेते थे कि मर जाते थे, ऐसी कुछ सुसाइडल चीज़ें करने लगते थे, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। ये हमारा राइट है, हमें दिया गया है, तो वाई नॉट अदर एक्ट्स प्रोवाइड द सेम एश्योरेंस टू द पीपल कि येस आप इस तरीके की कंडीशन में है। कंडीशन इन द सेंस, इफ़ यू आर इन अ मैरिज वेर यू आर नॉट सेटिस्फाइड with your partner and you can't live together, then you can actually go for the judicial remedies, matrimonial remedies provided by the Hindu Marriage Act 1955। तो जो पहली रेमेडी आपके पास आती है, देखिए सीधे हम लोग डाइवोर्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा, अगर दो लोग अपने पेरेंट्स से भी बोलते हैं कि भाई हम शादी में नहीं रहना चाहते या हमारी नहीं बन रही है, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? आपके पेरेंट्स कहते हैं कोशिश करो, दो लोग कभी एक जैसे नहीं होते, यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते वो आपके जैसा हो जाए, या ये नहीं सोच सकते कि आप उनके जैसे हो जाएं। यू हैव टू गो पैरेलली, ठीक है। यू हैव टू अलाइन विद द अदर पर्सन, राइट। तो ऐसे में क्या कहते हैं, जब पेरेंट्स तक, जब आप जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा सिक्योर और एक मेंटली सिक्योर समझते हैं जिनके पास जाना, वो भी आपसे कहते हैं कोशिश करने के लिए कहते हैं। और इसी तर्ज पे जो है आपका जो कोडिफाइड लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी आपको इसी तरीके की जो रेमेडीज़ है वो प्रोवाइड करता है कि एकदम से मत लीजिए,
सोचिए, अभी आपको लग रहा है, क्या पता जब आप अलग रहें, क्या पता जब आप अलग रह रहे हैं तब आपको ये एहसास हो कि वो पर्सन कितना इम्पॉर्टेंट था, या फिर वो किस तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा था इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, और आप फिर से उसके साथ रहने लगे। ठीक है, कई बार साथ में रहते हैं तो यू डोंट अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ द पर्सन, बट जब अलग रहने लगते हैं तो यू फाइंड कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, या इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कोर्ट भी जो आपका लेजिस्लेचर भी ये चाहता है कि आप ये जो हमारी हिंदुइज्म का धरोहर है ना, गेटिंग इनटू मैरिज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड द कम्युनिटी यू बिलोंग, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप, जो कि शुरू से चलती आ रही है, व्हेन द लॉ वाज अनकोडिफाइड, जब कुछ सब बिखरा हुआ था तब भी था, जब भगवान के माना जाता है कि भगवान के टाइम पे भगवान जब साधु संतों को स्मृति श्रुति इसके बारे में बताया, वो तब भी मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सीक्रेट हुआ करता था, बहुत पवित्र हुआ करता था। तो कोशिश की जाती है कि आप प्लीज़ इसको एकदम से ख़त्म ना करें, कोशिश करें। नहीं हो पा रहा है, प्रेशराइज नहीं है आप, ठीक है, नहीं हो पा रहा है ख़त्म कीजिए, लेकिन कोशिश कर लीजिए, राइट। तो ऐसे ही जो पहला मैट्रिमोनियल रेमेडी आता है सेक्शन 9 का आता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वन ऑफ द फंडामेंटल पर्पसेस ऑफ मैरिज इज़ दैट स्पाउसेस मस्ट लिव टुगेदर। ठीक है, देखिए मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है ना, मस्ट लिव टुगेदर इन एंड वन स्पाउस इज एंटाइटल टू द सोसाइटी कंफर्ट इन कंसोर्टियम टू ईच अदर। आप हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, ठीक है, आप ये कहें कि नहीं मैम बहुत सारे उसमें तो अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के कंसेंट के साथ एक अलग रहते हैं वह, और ये कोई जानबूझ के अलग नहीं रहते कि हाँ भाई नहीं अलग अलग, दे आर द सर्कमस्टांसेस वेदर द पर्सन इज पोस्टेड समवेयर एल्स और दे आर डूइंग देयर जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़ और द स्टेट्स, तो वो उनकी अपने वहाँ पर आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते। द लॉ कैन नॉट बी इन्वॉल्व कि भाई नहीं आपको तो साथ ही रहना पड़ेगा, एक को अपना काम छोड़ना पड़ेगा, नहीं, वहाँ पर नहीं, क्योंकि when the two people start living together they mutually take certain decisions and those decisions are personal and where the law should not get involved, right। वो अपनी अलग अलग रह रहे हैं बट दे आर हैप्पी टुगेदर, मिलते हैं वीकेंड्स पे, इट्स देयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो उन्होंने जिस तरीके का अपना एक क्या कह सकते हैं गाड़ी अपनी चलाने के लिए बना रखा है कि भाई हम ऐसे रहेंगे, हम इस तरीके से मिलेंगे, ऐसे रहेंगे, हमारे जॉब्स भी कंटिन्यू रहेंगे और इस तरीके से हमारी लाइफ्स भी कंटिन्यू करती रहेंगी, तो वो उनका अपना आपसी मसला हो जाता है। तो लेकिन जो एक मैरिज का कॉन्सेप्ट है दैट द स्पाउसेस मस्ट लिव टुगेदर एंड द वन स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू सोसाइटी कंफर्ट एंड कंसोर्टियम ईच अदर। वन स्पाउस इज एंटाइटल्ड, अगर जैसे वाइफ आपके हस्बैंड के घर जब आती है तो वाइफ जो है इसकी सोसाइटी में इन्वॉल्व होना इसका एक राइट है। आप ये नहीं कह सकते, हस्बैंड वाइफ को ये नहीं कह सकता कि शादी तो होगी नहीं तुम जाओ यहाँ से, या क्या कहते हैं आप मेरी सोसाइटी में या आप मेरे आसपास भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, फिर तो मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, राइट। दिस इज़ यूनिक फीचर विच इज़ ऑफन टर्म्ड एज कॉन्जुगल राइट्स। और कॉन्जुगल राइट्स में द राइट जो आते हैं, कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है जो आपके मैट्रिमोनियल राइट्स होते हैं, बीइंग अ हस्बैंड एंड वाइफ, जो आप एक दूसरे के लिए अधिकार मांगते हैं, अधिकार अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मैंने जब वॉइड मैरिज की बात करी थी तो मैंने कहा था देयर इज़ नो मैरिज एंड देयर आर नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मैरिज। क्या क्योंकि वो शादी बिगनिंग से है ही नहीं, सो देयर इज़ नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, यू डोंट हैव एनी राइट एंड लाइबिलिटीज़ बिटवीन द पर्सन। अब यहाँ पे हस्बैंड जो है उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो वाइफ को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करे, और वाइफ की ड्यूटी बनती है कि वो भी अपने हस्बैंड को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करे। तो जो कॉन्जुगल राइट्स में आप एक दूसरे की सोसाइटी, देखिए आप एक सोसाइटी से नहीं आते, दो लोग एक अलग अलग उससे आते हैं, चाहे आप लव मैरिज की चाहे अरेंज मैरिज के, आपका जो एक पीछे जो लोग हैं होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आप अलग तरीके से उनसे जुड़े होते हैं और अलग तरीके से आपका माइंडसेट उनसे जुड़ा होता है। तो एक दूसरे की सोसाइटी में इन्वॉल्व होना ये राइट होता है। और दूसरा है मैरिटल इंटरकोर्स यानी कि फिजिकल इंटरकोर्स जो है वो कॉन्जुगल राइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के राइट्स जो हैं इन कॉन्जुगल राइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मीन रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स विच वर एंजॉयड बाय द पार्टीज प्रीवियसली, यानी कि जो कॉन्जुगल राइट्स पहले जब वो हस्बैंड एंड वाइफ शादी करके आए थे
तब जिस तरीके से वो लोग रहते थे हस्बैंड एंड वाइफ, जिस तरीके से रहते थे, उनके प्रीवियस उस पे पहुंचाना, क्या कहते हैं उसको रिस्टोर करना। कई बार आप कोई चीज़ फाइल डिलीट कर देते हैं, फिर आप ट्रैश में जाते हैं, वहाँ से रिस्टोर करते हैं ना, वैसे ही जैसे हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते थे, उनको उसी जगह पर पहुंचाने के लिए एक प्रयास है लेजिस्लेचर का कि शायद क्या पता ये वापस से उसी प्रीवियस स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर वो एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे की सोसाइटी को एंजॉय करते थे, अपने कॉन्जुगल राइट्स को एंजॉय करते थे, विच वर प्रीवियसली एंजॉयड बाय द पार्टीज। जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है वो आपके सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। यानी कि जब भी आप कॉन्जुगल राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जब आप पिटीशन डालते हैं तो वो सेक्शन 9 के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है। The objective of section 9 is to protect the sanctity and legality of the institution of marriage। देखिए, कोशिश की जा सकती है ना, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन को बचाने की आज के टाइम में भी कोशिश की जा रही है, और वो कोई गलत नहीं है, ठीक है, आप गलत नहीं है। जब एक मैरिज एक ऐसा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसको एकदम से झटक के तोड़ देना गलत है। कोशिश की जानी पहले भी होता था, बस हम कोडिफाइड उसमें नहीं थे, प्रॉपर डिक्री पास नहीं होती थी, कोर्ट नहीं होते थे, पहले भी तो पंचायत होती थी, इश्यूज अराइज होते थे, दोनों तरफ के पार्टीज़ के लोग जाते थे, पंचायत में जाते थे, पंचों के सामने बैठते थे, अपनी अपनी बात कहते थे, उसके हिसाब से कहा जाता था। तो शुरू से ही कोशिश की जाती रही है इस चीज़ को संभालने की। द फ्री पार्टी में अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज withdrawn from the other partner's company without any reasonable ground। इसमें दोनों ही, चाहे हस्बैंड हो और वाइफ हो, या तो वो अपनी वाइफ से अलग हो गया हो हस्बैंड, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड से अलग हो गई है विदाउट रीजनेबल कॉज। यानी कि जैसे घर छोड़कर चली गई है, ठीक है, विदाउट एनी रीजन कॉज वो अपने चली गई है बिना किसी रीज़न के दिए हुए, और आप की कंपनी से अलग है, ठीक है। अगर हस्बैंड जाता है, अलग हो जाता है, वाइफ से अलग रहने लगता है, या वाइफ अलग रहने लगती है विदाउट एनी गिविंग एनी रीजनेबल कॉज, तो वहाँ पर जो कॉन्जुगल राइट्स का जो सेक्शन है वो अराइज होता है। वहाँ पर आप पिटीशन डाल सकते हैं कि जी मेरी वाइफ बिना रीजनेबल कॉज के मेरे से अलग रहने लगी और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आके रहे, ठीक है। तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन। यानी कि अगर वाइफ अलग रहने लगी है तो वाइफ को कोर्ट जब समन करेगा कि आप आइए और ऐसे ऐसे हस्बैंड कह रहा है आप अलग रहने लगी है, बताइए क्या बात है, तो ये जो बर्डन है ना, भार जो है ये बताने का, जी नहीं मेरे पास रीजनेबल कॉज है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी वजह जो है वो बेवजह है, ठीक है, मैं बिना वजह के इसके साथ नहीं रह रही हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते, मेरे पास वजह है कि क्यों मैं इस पर्सन के साथ नहीं रह रही हूँ और क्यों मैं उनसे अलग रह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बर्डन जो होगा वो उस पर्सन का होगा जिसने विड्रॉ किया होगा सामने वाली पर्सन की पार्टीज। Essential requirements for seeking relief under the section 9, the parties must legally married to one another। legally married to one another मतलब एक valid marriage में है, ठीक है, वैलिड मैरिज में वन शुड एक्सक्लूड देमसेल्फ फॉर द अनदर सोशल सर्कल। हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जो एक पर्सन दूसरे से, चाहे हस्बैंड वाइफ से हो गया हो या वाइफ हस्बैंड से हो गई हो, विदाउट रीजनेबल को हैज़ टू बी मेड विदाउट अ वैलिड जस्टिफिकेशन कि वो मेरे से अलग क्यों जा रहा है या वो घर छोड़ के क्यों जा रहा है। द असर्शन दैट देर इज़ नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर रिजेक्टिंग द डिक्री मस्ट बी प्रूवन टू द कोर्ट सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर एक कॉज है, यहाँ पर कोर्ट को, जब आप बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा और आप प्रूव करेंगे, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो वो डिक्री ऑफ क्या कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के आप जो विक्टिम तो पिटिशनर हुआ, जो डिफेंडेंट है जो ये कह रहा है जी नहीं मैं अलग इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक रीज़नेबल कॉज है। जब आप अपनी बात रखते हैं और अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई है कि आपके पास जो कॉज है वो रीज़नेबल है, तो ऐसे में तब तो कोर्ट आपको ये कहता है कि हाँ आपके पास रीज़नेबल कॉज है। लेकिन अगर आपका जो कॉज है जो वो रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर कोर्ट आपको ये ऑर्डर देगा कि आप जाके अपने स्पाउस के साथ रहिए। वेयर टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द रेस्टिट्यूशन ऑफ आप फैमिली कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर शादी हुई है, जैसे कुछ लोग आजकल कॉन्सेप्ट चल गया डेस्टिनेशन वेडिंग का, जहाँ पर भी शादी सोलमनाइज हुई है वहाँ पर, जहाँ पर रिस्पोंडेंट रेजाइड करता है वहाँ पर। रिस्पोंडेंट कौन है? जो अलग हो चुका है आपसे,
ठीक है। द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट लिव टुगेदर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सपोज आप लोग साथ में रहते थे लास्ट, यानी कि जहाँ से वो पर्सन चला गया। इफ़ द वाइफ इज़ द पिटिशनर वेयर शी हैज़ बीन रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द पिटिशनर, तो वहाँ पे जब अगर वाइफ है जो पिटिशनर है उसका हस्बैंड जा चुका है, और वाइफ जो है सेक्शन 9 के अंतर्गत अगर आपको क्या कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अगर फाइल करती है, तो वो वहाँ पर फाइल करेगी जहाँ पर वो रिजाइड करती है एट डेट ऑफ फाइलिंग द पिटिशन। इफेक्ट क्या है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का? अ डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इफ पास्ड, अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई कि भाई जो रेस्पोंडेंट है आपका जो रीज़न है आप कैसे घर छोड़ के चले गए या चली गई, ठीक है, नहीं आप गलत सोच है, गलत आप उसमें वो कर रहे हैं, आपको जो भी आपका कोर्ट जो है सेटिस्फाई अगर नहीं होता है और वो ये कहता है कि आपका जो कॉज है वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, come and live with your spouse, makes it obligatory for the respondent to resume the cohabitation with the plaintiff। ठीक है, कोहैबिटेशन मतलब जो आपके कॉन्जुगल राइट्स हो उसको रिज्यूम करना, वेदर इट बी एंजॉइंग द ईच अदर्स सोसाइटी और द मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स, मैरिटल इंटरकोर्स, ठीक है, तो उनको रिज्यूम करने के लिए कहता है। इफ़ दिस इज़ नॉट डन विद इन अ ईयर, आज डिक्री पास हो गई है, आज डिक्री कोर्ट ने पास कर दिया कि जो वाइफ है या जो हस्बैंड है वो आके अपने स्पाउस के साथ रहेगा, 1 साल हो गया है लेकिन वो आके नहीं रहा है, ठीक है, 1 साल हो गया वो पर्सन आके नहीं रहा, तो यहाँ पर जो पर्सन जिसने सपोज हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए डाला था कि मेरी वाइफ मेरे साथ आके रहने लगे, तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो सीधे डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकता है, और वहाँ पर कोर्ट जो है क्योंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री जो है उन्होंने ऑब्लाइज नहीं करी है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देता है, क्योंकि एक इंटेंशन समझ में आ जाती है कि ये पर्सन आना ही नहीं, जो वाइफ है अगर वो नहीं आना चाहती तो इट मीन्स उसकी इंटेंशन पता चल जाती है कि वो पर्सन जो है आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो ऐसे में जब वो रहना नहीं चाहती तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर द डिक्री ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। उसके बाद है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984 का केस है, अपेक्स कोर्ट ने अपील किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 HMA एज द सेक्शन डज नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट। इसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्वेश्चन किया गया था ये कहने के लिए कि आप कैसे किसी को ऑब्लिगेटरी कर सकते हैं कि वापस जाए और उस पर्सन के साथ अपने पार्टनर के साथ जाए और उसके साथ रहे, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली कहा है, देखिए यू कांट प्रेशराइज, यू जस्ट आप कहीं तो आपको अथॉरिटी लगेगी, कोर्ट आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप एक अथॉरिटी के पास इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए कुछ भी होता है आप बड़े के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो बड़ा है उसकी कमांड है, ठीक है, बड़े के पास इसीलिए तो जाते हैं, जब आपके दादाजी हैं आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है आप भाई कमांड है, वो कहेंगे तो हो जाएगा, है ना, मेरी बात अगर दादाजी ने मान ली तो फिर सब मान लेंगे, ठीक है, तो वही इसीलिए तो आप कोर्ट जाते हैं, यू आर फीलिंग दैट द पर्सन इज हैविंग द कोर्ट इज हैविंग द कमांड, लेकिन कहीं क्या वो एक आपको ज़बरदस्ती भेज रहा है, उन्होंने तो डिग्री पास कर दी, लेकिन अगर आप 1 साल तक नहीं आए तो द पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर द डिवोर्स डिग्री, ठीक है, तो कहीं से कहीं तक वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी जो आपके सेक्शन 9 के अंतर्गत क्या ज़रूरी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो वैलिड मैरिज होनी चाहिए, ठीक है, एक स्पाउस जो है, वन स्पाउस जो है वो अलग रहने लगा है दूसरे से, ठीक है, तीसरा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, और वो पर्सन जो है वो दूसरे स्पाउस के साथ अलग रहने लगा है, तो ऐसे में सेक्शन 9 की पिटीशन आप डाल सकते हैं। दैट कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगी कि आपके पास अगर रीज़नेबल ग्राउंड है अलग होने का, तो कोर्ट आपकी जो पिटीशन है उसको पिटिशनर की पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई उनके पास तो रीज़नेबल ग्राउंड है, आपको सेक्शन 9 की डिग्री नहीं प्रोवाइड हो सकती। लेकिन अगर सामने वाले कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो वाइफ या हस्बैंड है जब रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है उनके पास, सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, तो
ज़बरदस्ती बिना बात के का बतंगड़ बना के और अलग हो रहे हैं, तो कोर्ट वहाँ पर शादी को रिज्यूम कराने के लिए एक ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन वो ऑर्डर ऐसा नहीं है कि आपको डू एंड डाई वाली सिचुएशन कर देगा। फिर भी इट हैज़ अ वाइड स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि हाँ भाई आप तब भी यू हैव द लिबर्टी कि आप जो है नहीं आना चाहते तो 1 साल के बाद आप जो है डिवोर्स की डिग्री फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड रेमेडी आपके पास आती है। सेकंड रेमेडीज़ में आते हैं जुडिशियल सेपरेशन। भाई सेक्शन 9 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको डिवोर्स भी नहीं चाहिए, अभी आप फिर से कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट करेगा। कैसे ग्रांट करेगा? जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू लॉ रेफर्स टू लीगल रेमेडी अवेलेबल टू मैरिड कपल गवर्न्ड बाय हिंदू पर्सनल लॉज हु विश टू लिव सेपरेटली विदाउट टर्मिनेटिंग द मैरिज। भाई डिवोर्स नहीं चाहिए पर अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। Unlike divorce which dissolve the marital bonds, judicial separation allows the couple to live apart while still maintaining the marital status। यानी कि वो मैरिज में तो हैं लेकिन साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्यों ऑप्शन अप्लाई किया गया, यहाँ पे भी क्यों ये ऑप्शन क्यों दिया गया? ये इसलिए दिया गया है, क्या पता हो सकता है अलग रहने के बाद आपको ये महसूस हो कि भाई नहीं मैं इसके साथ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, मुझे वापस अपनी, तो यहाँ पर स्कोप है कि आप वापस से अपना डिवोर्स लिए बिना अपने उसी मैरिटल स्टेटस पे वापस आ सकते हैं, ठीक है। This legal concept is significant because it provides an alternative to divorce for couples facing irreconcilable differences or problems within the marriage। तो यहाँ पर एक alternate provided है कि भाई डिवोर्स नहीं तो आप जुडिशियल सेपरेशन करके देख लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि भाई हम साथ नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, जुडिशियल सेपरेशन आपको दे देते हैं, आप कुछ टाइम तक साथ रहिए। अगर आपको तब भी ऐसा लगे कि भाई क्या कहते हैं आप बिल्कुल रह ही नहीं सकते, तो फिर आप क्या कहते हैं रह ही नहीं सकते, तो आप जो है डिवोर्स की डिग्री आप लोग ले लेंगे। और ये जो जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ऐसी शादी जो कि इस एक्ट के 1955 के आने से पहले या बाद में करी गई है, उस पर भी जो शादियाँ 1955 से पहले हैं वो भी उनके ऊपर भी ये एक्ट जो है अप्लाई होता है। may present a petition praying for the decree for the judicial separation on any ground specified in subsection 1 of 13 and in case of wife also on the grounds additional ground दिए गए हैं सेक्शन 13 क्लॉज सबसेक्शन 2 में, यानी कि 13 में के 1 में दिए गए हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का अलाउड है और 2 में दिए गए हैं जो सिर्फ वाइफ का अलाउड है, ठीक है। एज द ग्राउंड्स इन विच अ पिटिशन फॉर द डिवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड, राइट। उसके बाद है वेयर डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास इट इज नो लॉन्गर इट शैल बी नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटेड फॉर द पिटिशन टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट। आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप अपने मैरिटल इंटरकोर्स कीजिए। द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन बाय द पिटिशन ऑफ ईदर पार्टी और बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटिशन जस्टिफाइंग द डिक्री इफ इट इज कंसिडर्ड जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो। अगर आपकी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी गई है और फिर उसके बाद जो है पार्टी को लगता है कि नहीं भाई हम साथ रहना चाहते हैं, तो ये जो डिग्री है आपकी ये कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जा सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है और उसे रीजनेबल लगता है तो उसको रेस्काइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है? द हस्बैंड ऑफ वाइफ कैन सीक फॉर जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन कैन बी क्लेम बाय फाइलिंग द पिटिशन इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। जहाँ पर आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है ना, वहीं पर आप क्या कहते हैं अपने उसी फैमिली कोर्ट में जो आपके जुडिक्शन बनता है उसमें आप क्या कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। द ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन ग्राउंड्स आर स्पेसिफाइड 13 1 और 2 में है। वंस द कोर्ट पास द ऑर्डर फॉर सेपरेशन द स्पाउस आर नो लॉन्गर बाउंड टू कोहैबिट, ठीक है। आप अलग अलग रहिए, आपको ऑर्डर है आप अलग अलग रहिए, आपकी मर्जी आप अलग रहिए, ठीक है। आपको कोहैबिट भी नहीं करना, ज़बरदस्ती क्यों आप फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप वैसे नहीं रह सकते, यू आर नॉट बाउंड, ठीक है।
फाइलिंग पिटिशन फॉर द जुडिशल सेपरेशन, सेक्शन 19 जो है जुडिक्शन प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर आप जुडिशल सेपरेशन की जो डिक्री है पिटिशन है वो फाइल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहाँ पर, जहाँ पे शादी हुई है, जहाँ पर रिस्पॉन्डेंट रिजाइड करता है। द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिजाइडेड, जहाँ पर वो लास्ट इकट्ठे रह रहे थे। द पिटिशन रिजल्ट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जहाँ पर पिटिशनर जो है इस टाइम पे रह रहा है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो कहीं जा नहीं सकता, वो उस तरीके से इस तरीके की ड्यूटी में है या कुछ भी है, तो उस तरीके की उसमें जुडिक्शन में वो फाइल कर सकता है। अब ग्राउंड्स हम लोग देख लेते हैं कि जुडिशल सेपरेशन के क्या ग्राउंड्स है, जो सेक्शन 13(1) और 13(2) पहले ही ग्राउंड्स जो थे, देखिए जुडिशल सेपरेशन के ग्राउंड्स और डाइवोर्स के ग्राउंड्स सेम हैं, ठीक है, पहले ही अलग अलग थे लेकिन अब सेम कर दिए गए हैं, उसी के आधार पर जो है आपको दे दिए जाते हैं, डिवोर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। अडल्ट्री की बात करते हैं, सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्या कहता है, अडल्ट्री इफ़ एनी ऑफ द स्पाउसेस, यानी कि हस्बैंड हो और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जुडिशल सेपरेशन कब उसमें होगा, जब एक वैलिड मैरिज होगी, ठीक है। तो एनी ऑफ द स्पाउसेस वॉलेंट्री हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज, आप बाहर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो ऐसे में जो है आप अडल्ट्री के अंडर आते हैं। हियर द अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम रिलीफ ओनली व्हेन द इंटरकोर्स टेक्स प्लेस आफ्टर मैरिज, यानी कि आप पिटीशन कब डाल सकते हैं, सपोज 1 जनवरी को शादी हुई है, ठीक है, और ये पर्सन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिसंबर में तक था, तो आप शादी के बाद अगर वो अपने अफेयर में नहीं है तो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। ओनली व्हेन द इंटरकोर्स टेक्स प्लेस आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज की, जब आप लीगली वेडेड वाइफ या हस्बैंड हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जाते हैं, तभी आप अडल्टरी के ग्राउंड को पिटीशन में इंक्लूड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। क्रुएल्टी की बात करते हैं, सेक्शन 13 क्लॉज 1(a) की बात करते हैं, व्हेन द स्पाउस ट्रीट्स हर पार्टनर विद क्रुएल्टी, ठीक है, और इन्फिक्ट्स एनी मेंटल और फिजिकल पेन। देखिए मेंटल एंड फिजिकल पेन प्रताड़ित करना, आपके चाहे उसमें इन लॉज भी आ रहे हैं, आपके हस्बैंड भी आ रहे हैं, उसको फिजिकल आप मारते हैं, वॉयलेंट हैं, आप उसको मारते हैं अपने जो वहाँ पर जो आपका स्पाउस है, आप उसे मारते हैं, या फिर इस तरीके से वर्बली उसको बोलते हैं कि उसको वो मेंटली जो है वो सिक हो जाता है या मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वो या तो डिप्रेशन में चला जाए या इस तरीके के कि वो मतलब एक नॉर्मल स्टेट में ना रहे, तो ऐसे में भी क्या कहते हैं आप क्रुएल्टी के ग्राउंड पर जुडिशल सेपरेशन ले सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि मेंशन की जो क्रुएल्टी है वो मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरीके की इंक्लूडेड है, ठीक है। Desertion section 13(1)(ib), it can be explained whether either party leaves the other spouse for any reason without informing his or her। आप हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो अलग अलग रहने लगते हैं, अपने आप एक जो है चाहे हस्बैंड हो या वाइफ जो है वो आपसे घर छोड़ के चला जाता है 2 साल के लिए, जहाँ पर कोई अता पता नहीं, कोई बातचीत नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो जो दूसरा पार्टी है वो जुडिशल सेपरेशन के लिए फाइल कर सकता है। बिफोर फाइलिंग द पिटीशन बाय अनदर स्पाउस, डिजर्शन गिव्स अ राइट टू क्लेम रिलीफ और जुडिशल सेपरेशन फॉर द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। अनसाउंड माइंड का, इफ एनी स्पाउस इन अ मैरिज इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसीज विच इज डिफिकल्ट टू लिव फॉर द अदर स्पाउस, देन सच अदर स्पाउस कैन क्लेम रिलीफ ऑफ जुडिशल सेपरेशन। आप शादी तो करते हैं, उस टाइम पे आपको लग रहा था, लेकिन उसकी जो डिसीज़ है वो इस तरीके से मेंटली बढ़ती चली जाती है कि अब आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं, और क्या कहते हैं आपको ऐसा लगता है कि डिवोर्स तो नहीं चाहिए लेकिन मैं अलग रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जुडिशल सेपरेशन की डिग्री जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। वेनरल डिसीज़, if any party of the marriage suffering from a disease which is incurable and communicable and the other spouse did not know about this fact at the time of marriage, then it could be a valid ground। अगर जो इधर पार्टी हस्बैंड और वाइफ जो इधर पार्टी है अगर ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो कि कम्युनिकेबल है और जो जिसका इलाज लाइलाज बीमारी है और जो कि एक से दूसरे में आ सकता है, अगर 2 लोग फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, जब अगर कंज्यूमेट करते हैं मैरिज में, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेबल हो सकता है। और जो अगर भाई पिटीशन में वाइफ है या हस्बैंड या वाइफ जो भी मतलब जुडिशल सेपरेशन के लिए जाता है, अगर उसको इस चीज़ का पता शादी के समय पर नहीं था कि भाई इसको तो ये बीमारी है, तो इट कुड बी ए वैलिड ग्राउंड कि आप जो है आपको जो है जुडिशल सेपरेशन की जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। एडिशनल ग्राउंड जो कि सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल है, इफ़ पहला है
बाइगेमी, इफ द पर्सन हैज़ रीमैरिड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। देखिए मोनोगैमी की हम बात करते हैं, जब हम मैरिज की बात करते हैं, व्हाट आर द वैलिड असेंशियल्स फॉर द वैलिड मैरिज? फर्स्ट इज मोनोगैमी, आप अपने लिविंग स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं यू आर अंडर द ऑफेंस ऑफ BNS, ठीक है, आपके सेक्शन 82(1)(2) में आपको दिया गया है, आप जो है बाइगेमी के लिए ऑफेंस के अंतर्गत आएंगे, और जो आपकी वाइफ है वो आपके अगेंस्ट क्लेम कर सकती है। रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी जो है, इफ द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमाइजेशन ऑफ बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी, अ पिटिशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय द वाइफ फॉर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। अगर आप इस चीज़ में हस्बैंड इन्वॉल्व है तो भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रिजप्शन ऑफ कोहिबिशन आफ्टर डिक्री ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, सेक्शन 13(2), इफ अ वाइफ हैज रिसीव्ड अ मेंटेनेंस ऑर्डर इन प्रोसीडिंग pursuant to section 125 ऑफ कोड ऑफ CRPC, ठीक है। CRPC का अब जो कोड है वो है सेक्शन 144 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसका सेक्शन 144 जो है अब वो मेंटेनेंस के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो सेक्शन 125 था CRPC का, इट वाज अ जनरल सेक्शन, और वहाँ पर जो मेंटेनेंस का ऑप्शन था, दैट ऑप्शन वाज अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, राइट। तो यहाँ पर लेकिन क्योंकि एक ग्राउंड जो बना हुआ है कि अगर आपको क्या कहते हैं, आपने नॉन रिजप्शन, आपको ये बोला गया है कि आप क्या कहते हैं, आप साथ में रहिए, और उसके बाद आपने साथ में रहते हुए भी आपने उसको मेंटेन नहीं करा है पर्सन को, ठीक है। आपको मेंटेनेंस को आपको साथ रहने के लिए कहा करा है, लेकिन आप कोहैबिटेशन हैज़ नॉट बीन रिजॉर्टेड। मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पे का मतलब है, जैसे मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में कहा कि आप बिना रीजनेबल कॉज के आप शादी से बाहर गए हैं, आप जाइए और अपने स्पाउस के साथ रहिए, एंड आफ्टर 1 ईयर द कोहैबिटेशन यानी कि फिजिकल इंटरकोर्स आपके बीच में नहीं है, और मोर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा आफ्टर पासिंग ऑफ सच डिक्री बिटवीन द पार्टीज, तब भी आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं कि जी सेक्शन 9 के अंतर्गत भी गए थे और ये पर्सन तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, ठीक है। और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कि अगर आप मेंटेनेंस चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 18 है आपके, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा हम लोग 4 एक्ट करेंगे, उसमें से 4 एक्ट जो हैं वो उसमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी आता है, उसके सेक्शन 18 भी मेंटेनेंस के बारे में बताता है। और इस मेंटेनेंस को प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कहते हैं, अगर कोर्ट, मेंटेनेंस का मतलब ये भी है कि अगर कोर्ट ऐसी डिग्री पास करता है जहाँ पर आपको ये कहता है कि आप क्या कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि आप पैसा दीजिए महीने का, या फिर आपको ये कहता है कि आप साथ में रहिए, और साथ में रहने का मतलब आप फिर साथ में रहिए और अपने कॉन्जुगल राइट्स को एंजॉय कीजिए, आप उन कॉन्जुगल राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं, ना ही अपने पार्टनर्स को एंजॉय कराते हैं, तो ऐसे में आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, इफ़ द मैरिज वाज सॉलमनाइज्ड बिफोर द मैरिज, क्या कहते हैं, बिफोर द फीमेल रीचेज द एज ऑफ, अब जो है ये 21 ईयर्स है, सॉरी फीमेल तो 18 ईयर्स की होनी चाहिए, और जो आपका जो बॉय है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। अगर एक माइनर मैरिज है यानी कि चाइल्ड मैरिज है, ऐसे में वो जो मैरिज होती है वो वॉइडेबल होती है। अगर आपकी जो शादी है वो सॉलमनाइज होने के बाद जब वो मेजर हो जाते हैं, और मेजर होने के बाद भी वो जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो अपनी मैरिज को रेपुडिएट करा सकते हैं, और रेपुडिएट कराने के लिए वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए भी पिटीशन डाल सकते हैं। इसमें सुब्रमा रेडियार वर्सेस साकास्वती अमल का केस है, 1966 का केस है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ एग्जॉस्टिवली डिस्कस्ड अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री एंड हैज़ ऑब्जर्व दैट ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इफ अ स्पाउस सीक्स जुडिशियल सेपरेशन द सेम मे बी ग्रांटेड व्हेन द पिटिशनर स्पाउस सक्सेसफुली प्रूव्स द अडल्टरस रिलेशन, ठीक है। The Rohini Kumari versus Narendra Singh, the Supreme Court has held that in case where a spouse deserts his partner, the aggrieved party may file a suit of judicial separation if she does not want to live with him.
ठीक है। अगर वो अपने पार्टनर को क्या कहते हैं डिज़र्ट करती है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, इट इज़ ऑल्सो हेल्ड इन द केस दैट इन केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन द वाइफ बिकम्स एंटाइटल टू मेंटेनेंस फ्रॉम द पर्सन अंडर फ्रॉम हस्बैंड अंडर HMA एंड हामा। ये जो आपके दो ये जो आपके जो जुडिशल रेमेडीज़ हैं, आपके जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ हैं, ये आपके 3 मैंने मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ के बारे में बताया। एक तो आपको बताया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताया, उसके बाद आपको बताया जुडिशल सेपरेशन के बारे में बताया, उसके बाद आपका डिवोर्स आएगा। ठीक है, डिवोर्स में आपको एक सेपरेट, क्योंकि आपका एक डिवोर्स एक इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इट रेपुडिएट्स अ मैरिज, ख़त्म कर देता है वो मैरिज को, तो इसीलिए वो जो मैरिज है उसके रिगार्डिंग जो डिवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अलग आप लोगों को एक अलग नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगी, और उसके लिए एक नई वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो अभी जो मैट्रिमोनियल जो रेमेडीज़ हैं उसमें आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में पढ़ेंगे और जुडिशियल सेपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।